नमस्कार, मैं हूं तरुण अरोड़ा। आप देख रहे हैं सरकार। हर बार की तरह सरकार में आज भी हम आपको दिखाएंगे सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, अंदर खाने की हर गॉसिप। तो बिना गवाए नजर डालते हैं टॉप 5 सरकार स्टोरीज पर। सरकार में सबसे पहले बात होगी योगी सरकार के सबसे बड़े फैसले की। जी हां, अब सरकार ने ठाना है यूपी बॉलीवुड का नया ठिकाना है। कहां बनेगा यूपी में फिल्म सिटी? सरकार में आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। जब तक कुर्सी तब तक मलाई। जी हां, यूपी के डीजीपी रहे ओपी सिंह पर वक्त की मार अब भारी पड़ रही है। क्या है ओपी सिंह पर वक्त का सितम, दिखाएंगे आपको सरकार में। योगी सरकार में निवेशकों की बहार है। अब बड़े शहरों में निवेशकों को उद्योग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम और होटल खोलने के लिए जमीन अब आसानी से मिल सकेगी। इस खबर पर आपको सबसे सॉलिड रिपोर्ट दिखाएंगे। मोदी योगी राज में किसानों की आय होगी डबल। जी हां, योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ साबित हुए। कृषि क्षेत्र को नया रंग रूप देने की तैयारी में हैं। कैसे दिया जाएगा कृषि क्षेत्र को नया रूप, सरकार में दिखाएंगे। यूपी में आम उपभोक्ता के घर की बिजली का बिल अगर 1 महीने जमा ना हो तो बिजली काट दी जाती है। लेकिन कौन है जो करोड़ों का बिल नहीं कर पा रहा जमा, दिखाएंगे आपको सिर्फ सरकार में। तो ये 5 तस्वीरें हैं और आज सरकार में ये 5 बड़ी स्टोरीज आपको हम दिखाएंगे। पहले यूपी में बनेगी फिल्म सिटी। दूसरी खबर रहेगी यूपी में निवेशकों की बहार। ओपी सिंह पर वक्त की मार। तीसरी खबर, बकाया वसूली में भेदभाव क्यों हो रहा है और किसानों के लिए योगी सरकार आखिर कर क्या रही है, वो सब कुछ एक्सक्लूसिव आपको सरकार में देखने को मिलेगा। मौके पर चौका लगाना कोई सीएम योगी से सीखे। इन दिनों मुंबई नगरिया और बॉलीवुड सवालों में घिरा है। हर कदम माया नगरी में पड़ने से बच रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी ने मास्टर स्ट्रोक चला है। नोएडा मीडिया का हब है। अब सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी भी होगी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने मारा मौके पर चौका। अब दुनिया के नक्शे में चमकेगी योगी की माया नगरी। देश को मिलेगी सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी। योगी के फैसले की मुरीद हुई कंगना रनौत। अब मुंबई नहीं यूपी बनेगा फिल्म हब। सियासत में मौके पर चौका मारने का दम अगर कोई रखता है तो वो नाम है सीएम योगी आदित्यनाथ। ड्रग्स कनेक्शन और नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड इन दिनों विवादों में है। माया नगरी में छा जाने का ख्वाब देखने वाले युवा सुशांत की मौत के बाद से डरे हुए हैं। हर किसी के कदम माया नगरी में पड़ने से डर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी के मास्टर स्ट्रोक से बड़े विकेट गिर गए हैं। मुंबई को बड़े से बड़ा सुपरस्टार देने वाला यूपी अब दुनिया के नक्शे पर नया मुकाम हासिल करने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। नोएडा या ग्रेटर नोएडा में नई फिल्म सिटी बन सकती है और सीएम योगी ने अधिकारियों को इसकी कार्य योजना तैयार करने को कहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की जरूरत है। उत्तर प्रदेश ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है। हम एक उम्दा फिल्म सिटी तैयार करेंगे। फिल्म सिटी के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का क्षेत्र बेहतर होगा। सीएम योगी के इस फैसले ने कई लोगों को नई सुबह का एहसास करवाया है। मुंबई में उद्धव सरकार का निशाना बनी अभिनेत्री कंगना रनौत ने सीएम योगी के फैसले का धन्यवाद किया है। कंगना ने ट्वीट कर लिखा है कि लोगों का मानना है कि भारत में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, जो कि गलत है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने खुद को बेहतर अच्छा साबित करते हुए टॉप पोजीशन पर शुमार किया है और अब यहाँ की फिल्में कई भाषाओं में रिलीज होती हैं। यहाँ तक कि कई हिंदी फिल्में रामोजी हैदराबाद में शूट की जाती हैं। कंगना ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, योगी आदित्यनाथ जी की ओर से किए इस ऐलान की मैं सराहना करती हूँ। हमें फिल्म उद्योग में कई सुधारों की आवश्यकता है। सबसे पहले बड़े फिल्म उद्योग की जरूरत है, जिसे भारतीय फिल्म उद्योग कहा जाए। हॉलीवुड को भी इससे फायदा मिल सके। एक इंडस्ट्री लेकिन कई फिल्म सिटी। सीएम योगी के फैसले से मालिनी अवस्थी, राजू श्रीवास्तव, मनोज तिवारी और अनूप जलोटा भी गदगद हैं।
आज सुबह एक समाचार पूरे उत्तर भारत के लिए खुशियों का लहर लाने वाला है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने नोएडा अथॉरिटी में एक बड़े स्तर की फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया है और ये समाचार पूरे उत्तर भारत के लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। मैं अपनी तरफ से बहुत साधुवाद देना चाहता हूं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की इस दूरगामी सोच को, जो न सिर्फ प्रतिभाओं को तराशने वाला होगा बल्कि सिनेमा के इतिहास के लिए, सिनेमा के संवर्धन के लिए हिंदी बेल्ट में एक इस स्तर की फिल्म सिटी न जाने कितने दृष्टिकोण से बहुत खास होने वाली है। चाहे वो पर्यटन का दृष्टिकोण हो, चाहे वो दुनिया भर के सिनेमा का उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश में एक केंद्र मिलने की बात हो। ओ बल्ले 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 दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का कि उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया। हम बहुत समय से चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बने और वो सपना अब साकार होने जा रहा है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी रोजगार सृजन के लिए बहुत गंभीर है। और अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनती है तो समझ लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम इसमें 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और बड़ा अच्छा लगेगा जब हमारे लोग यहीं पर काम करेंगे, अपने प्रदेश में काम करेंगे। हमारे कलाकार, हमारे प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, ये मुंबई में जाके इनको भटकना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है अपना घर छोड़ के। तो अब उत्तर प्रदेश में इनको काम मिल जाए, हमारा सपना साकार हो रहा है। और यही वो वक्त है जब हम बॉलीवुड को उत्तर प्रदेश में ले आए। योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिल्म स्टूडियो बनाने का निश्चित किया है, फिल्म सिटी बनाने का निश्चित किया है। ये बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश ने कितना ही योगदान दिया है फिल्म इंडस्ट्री में, कितने ही लोगों के कारण आज फिल्म इंडस्ट्री चमक रही है, वो उत्तर प्रदेश की ही है। तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूं और योगी जी को इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। कुल मिलाकर कहा जाए तो सीएम योगी 2022 में जोरदार वापसी की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक 2022 में कितना सटीक बैठता है। सरकार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। यूपी के डीजीपी रहे ओपी सिंह पर वक्त की मार अब भारी पड़ रही है। ऐसा क्यों हुआ? आखिर मुख्य सूचना आयुक्त के पद के दावेदार पर कैसे कमजोर हो रहे हैं ओपी सिंह? देखिए सरकार में यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूर्व डीजीपी ओपी सिंह पर वक्त की मार। यूपी के डीजीपी रहे ओपी सिंह पर वक्त की मार अब भारी पड़ रही है। ओपी सिंह पूरे 2 साल डीजीपी की कुर्सी पर रहे। उनकी पहल पर ही लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो सका। सीएम योगी के करीबी माने गए ओपी सिंह के प्रस्ताव पर ही सीएम योगी ने एक झटके में 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का ऐलान किया था। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने ओपी सिंह के प्रस्ताव से सहमत होते हुए ही कई अन्य शहरों में भी इस सिस्टम को लागू करने का वादा किया था। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जल्द कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरी सिस्टम लागू हो सकता है। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी चाहते थे कि ओपी सिंह को सेवा विस्तार दिया जाए, लेकिन ओपी सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुए थे और तय समय पर डीजीपी के पद से रिटायर हो गए। ओपी सिंह के नजदीकी अफसरों की माने तो रिटायर होने के बाद ओपी सिंह लखनऊ में रहना चाहते थे। इसी सोच के तहत ओपी सिंह ने मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद पर अपनी तैनाती के लिए सरकार को अपना आवेदन किया। हालांकि इसी बीच नोएडा के एसएसपी रहे वैभव कृष्ण का पत्र प्रकरण उछल गया। आईपीएस वैभव कृष्ण ने ओपी सिंह के डीजीपी रहते हुए ही 5 आईपीएस अधिकारियों अजयपाल शर्मा, सुधीर कुमार सिंह, राजीव नारायण मिश्रा, गणेश साहा और हिमांशु कुमार पर
भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन ओपी सिंह ने डीजीपी रहते इस मामले में त्वरित एक्शन। इस मामले ने जब तूल पकड़ लिया तो सरकार से इसकी जांच कराई। शुरुआती जांच में सुधीर कुमार सिंह, राजीव नारायण और गणेश साहा के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके। वहीं आईपीएस अजयपाल शर्मा और हिमांशु के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले थे, जिसके आधार पर विजिलेंस जांच की सिफारिश की गई थी। बीते दिनों विजिलेंस महकमे ने गंभीर आरोपों में घिरे आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अजयपाल शर्मा और हिमांशु कुमार के खिलाफ जांच पूरी करके रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। आपको बता दें, विजिलेंस जांच में दोनों अधिकारी दोषी पाए गए हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल डॉक्टर अजयपाल शर्मा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल उन्नाव में और हिमांशु कुमार 28वीं पीएससी बटालियन इटावा में मौजूद हैं। डीजी विजिलेंस पीवी रमापति शास्त्री ने शासन को दी गई रिपोर्ट में एक रोचक खुलासा पूर्व डीजीपी ओपी सिंह को लेकर भी किया है। शासन के विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट को पढ़ने वाले अधिकारी के अनुसार सरकार की शीर्ष प्राथमिकता वाली जांच, जिसे महज 15 दिनों में पूरा करना था, उसमें असहयोग और हीराहवाली करने का आरोप तत्कालीन डीजीपी ओपी सिंह पर लगा है। यह पहला मौका है जब किसी पूर्व डीजीपी पर इस तरह का आरोप किसी जांच रिपोर्ट में लगाया गया है। जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि ओपी सिंह ने जांच में सहयोग नहीं किया। सबूतों की जो पेन ड्राइव पूर्व डीजीपी ने उपलब्ध कराई वो असली नहीं बल्कि कॉपी थी। जबकि आईपीएस वैभव कृष्ण ने 5 आईपीएस अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उसकी रिपोर्ट पेन ड्राइव में सबूत डीजीपी तथा शासन को भेजे थे। इस मामले में जब सीएम ने हितेश चंद्र अवस्थी की अगुवाई में एसआईटी गठित की तो एसआईटी की जांच टीम को जो पेन ड्राइव तुरंत मिलनी चाहिए थी, तत्कालीन डीजीपी ओपी सिंह की ओर से उसे भेजने में 19 दिन लग गए। जबकि एसआईटी ने पहली बार 10 फिर 13 जनवरी को तत्कालीन डीजीपी ओपी सिंह को पत्र लिखकर एसएसपी नोएडा की रिपोर्ट, साक्ष्य और अन्य दस्तावेज मांगे थे। 20 जनवरी को एसआईटी को तत्कालीन एडीजी जोन मेरठ द्वारा भेजी गई पेन ड्राइव मिली। जब पेन ड्राइव का डेटा देखा गया तो खुलासा ये हुआ कि वो पेन ड्राइव नहीं है जो डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह को भेजी गई थी। इसके बाद एसआईटी ने पूर्व डीजीपी को फिर पत्र लिखा। 29 जनवरी की रात डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को 2 पेन ड्राइव मिली। दोनों पेन ड्राइव देरी से मिलने के कारण एसआईटी ने अपनी जांच का कार्यकाल 12 फरवरी तक बढ़ा दिया। 31 जनवरी को आईपीएस वैभव कृष्ण की मौजूदगी में एसआईटी ने उन पेन ड्राइव की जांच शुरू की। वैभव कृष्ण ने इस मौके पर बताया कि उनके द्वारा दी गई पेन ड्राइव का डाटा तो सेम है, लेकिन फोल्डर 29 जनवरी के नाम से बनाया गया है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि इस पेन ड्राइव से थोड़ी बहुत छेड़छाड़ हुई है, जिसके आधार पर एसआईटी की रिपोर्ट में यह लिखा गया कि जो पेन ड्राइव उपलब्ध कराई गई वो मूल कॉपी नहीं है। बताया जा रहा है कि पेन ड्राइव का यह फेरबदल अब पूर्व डीजीपी ओपी सिंह पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि शासन में ओपी सिंह की वर्किंग को उच्चाधिकारी सही नहीं मान रहे हैं। ऐसे में अब मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर उनके नाम पर विचार होना मुश्किल है, क्योंकि सरकार उनके नाम की पैरवी कर विपक्ष के आरोपों का निशाना नहीं बनना चाहेगी। यानी कि अब पूर्व डीजीपी ओपी सिंह का मुख्य सूचना आयुक्त बन पाने का सपना अधूरा रह जाएगा। इसकी चर्चा अब उच्चाधिकारियों के बीच होने भी लगी है। ऐसी ही एक चर्चा में शामिल एक उच्चाधिकारी का कहना था कि वक्त की मार इसे ही कहा जाता है, वरना कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुख्यमंत्री के नजदीकी रहे ओपी सिंह एक एसआईटी जांच रिपोर्ट के चलते मुख्य सूचना आयुक्त बनने की रेस से इस तरह बाहर हो जाएंगे। सरकार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। योगी सरकार में निवेशकों की बहार। जी हां, अब यूपी के बड़े शहरों में निवेशकों को उद्योग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम और होटल आदि खोलने के लिए जमीन अब आसानी से मिल सकेगी। हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप जरा देखिए। योगी सरकार में निवेशकों की बहार। जहां जमीन चाहेंगे निवेशक वहां होगी उपलब्ध।
अब यूपी में नहीं होगी रोजगार की कमी, योगी राज में बरसेंगी नौकरियां। यूपी के बड़े शहरों में निवेशकों को उद्योग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम और होटल खोलने के लिए जमीन अब आसानी से मिल सकेगी। यूपी में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निवेशकों को उनके मनचाहे शहर में जमीन मुहैया कराने का निर्णय किया है, जिसके तहत विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की जमीनों की जियो टैगिंग करते हुए निवेशकों को जमीन मुहैया कराने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है, ताकि निवेशक ऑनलाइन जमीन की उपलब्धता देखकर अपने मनचाहे शहर में जमीन ले सके। राज्य के प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार के अनुसार देखा गया है कि सूबे में विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की जमीनों को पाने के लिए निवेशकों को काफी दौड़ धूप करनी पड़ती है। यही नहीं, विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की जमीनों को लेकर गोलमाल की शिकायतें भी अक्सर मिलती रही हैं। बताया जाता है कि कई निवेशकों ने इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक से शिकायत की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस समस्या का हल करने का निर्देश अधिकारियों को दिया और ये भी कहा कि यूपी में निवेश करने वालों को मनचाहे स्थानों पर जरूरत के आधार पर जमीनें मिल सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री की इस मंशा के अनुरूप अब व्यावसायिक उपयोग वाली जमीनों को ऑनलाइन किया जा रहा है। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार जमीनों को ऑनलाइन कर दिया जाए। इसमें स्पष्ट किया जाए कि कौन सी जमीनें कहां पर हैं और क्या रेट है। इस फैसले के तहत अब ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक, होटल, संस्थागत, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज और अन्य सामुदायिक सुविधाओं की जमीनें बड़े शहरों में आसानी से मिल सकेंगी। दीपक कुमार के अनुसार निवेशकों को जमीन पाने में किसी भी तरह की असुविधा न होने पाए, इसके लिए आवास विकास परिषद लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, झांसी, अलीगढ़, बरेली, हापुड़, पिलखुआ, गोरखपुर, वाराणसी, सहारनपुर, बुलंदशहर, खुर्जा और उन्नाव में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। यह नोडल अधिकारी निवेशकों को उनकी पसंद की जमीन मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। इसी तरह की व्यवस्था डेवलपमेंट अथॉरिटीज में भी की गई है। मात्र 10 विकास प्राधिकरणों प्रयागराज, रायबरेली, झांसी, बांदा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, बागपत, बड़ौद, आजमगढ़ व मिर्जापुर और चित्रकूट कपिलावस्तु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने अभी तक इस दिशा में काम भी नहीं शुरू किया है और चित्रकूट कपिलवस्तु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अभी तक इस दिशा में काम भी शुरू नहीं कर सका है। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों के प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने यह निर्देश दिया है कि ऐसी संपत्तियों को ऑनलाइन कराने के लिए जल्द नोडल अधिकारी नामित किया जाए और इसकी सारी जानकारी आवास बंधु को दी जाए। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं का ये काम है कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सरकार की इस योजना के चलते अब निवेशकों को बड़े शहरों में प्रोजेक्ट के लिए जमीन पाना आसान हो जाएगा। सरकार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। विपक्ष भले ही सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाए, लेकिन सीएम योगी के कई बड़े फैसलों से किसानों के अच्छे दिनों की नींव रखी जा रही है। अब योगी सरकार यूपी कृषक उत्पादन संगठन नीति लाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी योगी राज में किसानों की आय होगी डबल। यूपी कृषक उत्पादक संगठन नीति लाएगी योगी सरकार। किसानों को कृषक उद्यमी बनाने का लक्ष्य है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को दिया जाएगा बढ़ावा। यूपी में बिना किसी कठिनाई के कारोबार किया जा सके, इसके लिए सरकार निवेशकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ साबित हुए।
कृषि क्षेत्र को नया रंग रूप देने की तैयारी में हैं। इसके लिए उन्होंने यूपी कृषि उत्पादक संगठन नीति 2020 लाने की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। अब इससे संबंधित कैबिनेट प्रस्ताव पर विभिन्न विभागों से राय ली जा रही है। यूपी कृषि उत्पादक संगठन नीति के तहत किसानों को समूह में खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा किसानों को उद्यमी के रूप में आगे बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन किया जाएगा। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने किसानों को समूह में खेती करने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ गठित करने का ऐलान किया था। इसी क्रम में प्रदेश के किसानों को इस योजना का लाभ देने के लिए 2000 एफपीओ बनाने की योजना तैयार की गई है। प्रत्येक एफपीओ में 300 किसान जोड़े जाएंगे। इससे करीब 6 लाख किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय के अफसरों की माने तो इस यूपी कृषि उत्पादक संगठन नीति में प्रत्येक एफपीओ को कई सुविधाएं और आर्थिक सहयोग देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा केंद्र से दी जाने वाली सुविधा भी प्रत्येक एफपीओ को मिलेगी। मंडी अधिनियम में सुधार, भूमि पट्टा अधिनियम, निर्यात प्रोत्साहन नीति व कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नीति के अंतर्गत अनुदान और सुविधाओं से भी एफपीओ को जोड़ने की पहल होगी। नई नीति के तहत एफपीओ को रबी, खरीफ और जायद के लिए 5 लाख रुपए का रिवॉल्विंग फंड देने का प्रस्ताव है। इस फंड की राशि पर लिए जाने वाले ब्याज पर 4% वार्षिक दर से ब्याज अनुदान देने की योजना है। मुख्यमंत्री सचिवालय के अफसरों का कहना है कि एफपीओ सूबे के कृषि क्षेत्र का कायापलट करने की क्षमता रखते हैं। यूपी कृषि उत्पादक संगठन नीति के लागू होने पर किसानों से जुड़े सभी विभाग और यूपी एग्रो, बीज विकास निगम, इफको, ट्रिपको, मंडी परिषद, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र इसके दायरे में होंगे। ये संस्थाएं एफपीओ को कृषि निवेश, आधुनिक तकनीक, कृषि उत्पादों के संवर्धन, विक्रय कंपनी से जुड़े मामलों और टैक्स प्रबंधन में सहयोग करेंगी। यूपी के कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा के मुताबिक हर एफपीओ को पंजीकरण और प्रबंधन के लिए भी आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसके तहत हर एफपीओ को 40,000 रुपए तक पंजीकरण, कार्यालय के किराए के लिए प्रतिवर्ष 48,000 रुपए, बिजली और टेलीफोन शुल्क के रूप में 12,000 रुपए प्रतिवर्ष, फर्नीचर और साज सज्जा पर अधिकतम 20,000 रुपए, सफाई स्टेशनरी पर 12,000 रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने के लिए मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो सीएम योगी की कोशिश है कि किसानों की आय डबल करने का पीएम मोदी का सपना जल्द पूरा हो। सरकार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। मोदी योगी यूपी में आम उपभोक्ता के घर की बिजली का बिल अगर 1 महीने जमा ना हो तो बिजली काट दी जाती है। 10,000 रुपए बकाया होने पर उसके घर के मोहल्ले वालों के सामने वीडियो बनाते हुए बिल जमा करने की चेतावनी दी जाती है। समय से बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं पर बिजली महकमे के अधिकारी, कर्मचारी और मंत्री तक सख्त रुख अपनाए हुए हैं। लेकिन इन लोगों की ये सारी पावर प्रदेश में लंबे समय से बिजली के बिल न देने वाले सरकारी विभागों के सामने हवा हो जाती है। परिणाम स्वरूप राज्य के हर जिले में सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया है। सूबे की राजधानी लखनऊ का ही उदाहरण ले। लखनऊ में बिजली विभाग के मंत्री से लेकर सारे आला अफसर बैठते हैं, लेकिन शहर में 29 सरकारी महकमों पर 42 करोड़ से अधिक का बिजली बिल बकाया है। ये 29 सरकारी विभाग महीनों से बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं। अगर ये पैसा लेसा को मिल जाए तो कोविड-19 के कारण जो आर्थिक संकट का सामना बिजली महकमे को करना पड़ रहा है, उससे बड़ी राहत मिलेगी। बिजली महकमे द्वारा प्राथमिक शिक्षा के अधिकारियों को कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन बिजली का बिल आज भी 10 करोड़ 80 लाख बाकी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के पार्क कार्यालय पर भी 2 करोड़ 75 लाख रुपए बाकी है। राज्य संपत्ति ने अपना हिसाब मार्च 2020 में करीब साफ कर लिया था, लेकिन फिर भी 2 करोड़ 75 लाख का बिल बन गया है, जिसे चुकाया नहीं गया है।
चिकित्सा विभाग पर भी 1,39,00,000 का बिजली बिल बाकी है। इनमें गृह विभाग बकायेदारों में सबसे टॉप पर बना हुआ है। लंबे समय से बिल जमा न होने के कारण बिल बढ़कर 14,63,00,000 पहुंच गया है। इसी तरह कृषि विभाग पर भी 1,40,00,000 रुपए बिजली का बिल बाकी है। अब आपको बताते हैं लखनऊ में किन किन विभागों पर बिजली बिल बाकी है। गृह विभाग पर 14,63,00,000, प्राथमिक शिक्षा विभाग पर 10,80,00,000, एलडीए पर 2,75,00,000 रुपए, राज्य संपत्ति पर 2,57,00,000 रुपया, चिकित्सा विभाग पर है 1,39,00,000 रुपया और कृषि विभाग पर 1,40,00,000 रुपया। आवास विकास पर भी 15,42,00,000 रुपया है। खाने खनिज 12,25,00,000 रुपया, खादी ग्राम उद्योग 18,21,00,000 रुपया, पंचायती राज भी पीछे नहीं है 20,04,00,000 का, पशुधन 10,76,00,000, 10,76,000, मत्स्य पर 9,92,000, गन्ना विभाग पर है 27,44,000, कारागार पर 40,76,000 रुपए, राजनीतिक पेंशन नागरिक 34,63,000, सुरक्षा होमगार्ड पर है 11,32,000 रुपया, चिकित्सा शिक्षा पर है 72,46,000 रुपया, नगर विकास 67,55,000 रुपया, नागरिक उड्डयन 38,92,000, न्याय पर 73,27,000 रुपया, प्राविधिक शिक्षा पर 13,33,000 रुपया, राजस्व पर है 68,87,000 रुपया, लोक निर्माण 39,05,000 रुपया, वन विभाग पर है 34,93,000 रुपया, माध्यमिक शिक्षा पर 32,41,000 रुपया। यानी कि इतना बिजली बिल अगर ये विभाग चुका दे, जो कोविड-19 है उसमें जो आर्थिक संकट आया है वो शायद कहीं ना कहीं खुद से खुद दूर हो जाएगा। खास शो सरकार में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और एक्सक्लूसिव खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ताजा तरीन खबरें सिर्फ न्यूज़ ऑफ इंडिया पर। नमस्कार।